तायरा आवाज आ रही है? यस हेलो, मैम, आ रही। यस अच्छा, मैम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स ऑफ नेक। ठीक है, जॉइंट्स ऑफ नेक से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कराया था सर्वाइकल वर्टिब्रास, टिपिकल और एटिपिकल। आप लोगों को याद होंगे स्टूडेंट्स। और जॉइंट्स ऑफ नेक में अब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं जिसमें हम आपका C1 और C2 पढ़ते हैं। ये इसके कंटेंट्स हैं। एटलस जो C1 है और एक्सिस C2, ये दोनों वर्टिब्रास आपके क्या है, टिपिकल है कि एटिपिकल है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एंड एटिपिकल वर्टिब्रास? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो टिपिकल वर्टिब्रा होता है कि आप एक वर्टिब्रा पढ़ते हो तो आपको इसमें सारे कंटेंट सेम होते हैं, इनकी शेप वगैरह सेम होती है कि आपको यू डोंट नीड टू स्टडी मोर देन वन वर्टिब्रा फॉर दैट। और जो आपके टिपिकल वर्टिब्रास, एटिपिकल वर्टिब्रास है, दैट इज C1, C2, C7। ये आपके जो हैं, ये आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास एटिपिकल हैं। ठीक है, थैंक यू आफ्ताब। अच्छा, अब जो है, लेकिन अब हम इसमें सारे सारे एटिपिकल वर्टिब्रास दोबारा नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे जॉइंट्स कि वो वर्टिब्रास दैट आर इन्वॉल्व इन जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में हमारे पास कौन कौन से जॉइंट्स हैं जो हम अपने सर की मूवमेंट करते हैं? हम यस करते हैं, हम नो करते हैं, हम नोट करते हैं, हम लिटरली इनको रोटेट करते हैं। ऑब्वियसली हम रोटेशन में तो ला नहीं सकते, इतने हमारे वर्टिब्रास और लिगामेंट स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। तो ये इनके जो मखसूस मूवमेंट और एक स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती हैं, तो इन दो वर्टिब्रास से होती हैं। और ये जो वर्टिब्रास है और ये जिस तरह ये जॉइंट बनाती है, ऑक्सीपिटल जॉइंट, जो कि हमारा क्रेनियम की बेस थी, उस पे जो फेसेट्स लगे हुए थे उनके साथ। तो ये जो है टॉपिक, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? एटलस एक्सिस, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पढ़ना है और एटलांटो एक्सियल जॉइंट पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं। ये आ सकते हैं क्योंकि डॉक्टर जारा ने मुझे बार बार कहा था कि मैं दोबारा इनको कराऊं, और जॉइंट्स बड़े स्पेसिफिकली जॉइंट्स के बारे में तो बहुत ज्यादा कह रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटलस एंड एक्सिस। एटलस क्या है? C1 है, और एक्सिस क्या है? C2 है। जब आपके सामने एग्जामिनर एटलस भी रखता है और एक्सिस भी रखते हैं, तो वो कहते हैं कि चूज करें या बताएं कि ये कौन से वर्टिब्रास हैं। तो सबसे पहले जो इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, एटलस का मैंने बताया था, इसमें बॉडी नहीं होती, रिंग की तरह होती है, कोई बॉडी नहीं होती। अगर आप इस डायग्राम में देख लें, रिंग की तरह होती है, जैसे आप उंगली में रिंग डाल दो, बस ये है। लेकिन ऑन द अदर एंड जो आपका एक्सिस है, जो C2 वर्टिब्रा है, इसकी जो बहुत प्रोमिनेंट जो है, प्रोमिनेंट एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है डेंस। डेंस है। अगर आप ये डेंस, आप लिटरली जो इसका मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका डेंस है का आप डेंसी स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये वर्टिब्रा बहुत डिफरेंट होता है। ये नहीं कि ये C3, C2, C4, C6 जैसा, नहीं। इसका और इसकी बॉडी देख लें, तो ये जो डेंस है, डेंस इसका एक स्पेसिफिक फीचर है जो इसको डिफरेंशिएट करता है एटलस से। और एटलस के अंदर जो एटलस है, जो C1 वर्टिब्रा है, जो कि रिंग की तरह है, इसके अंदर कोई बॉडी नहीं। आपके सामने ये डायग्राम है, क्या आप देख रहे हैं कोई बॉडी इसमें? नहीं। लेकिन जो इसके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जो हमें हमें जो प्रोमिनेंट है, मैं आपको बता दिया था कि ट्रांसवर्स फोरामेन है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। जो ट्रांसवर्स फोरामेन से आपकी नर्व्स पास होती हैं, और ये आपकी वर्टिब्रल फोरामेन है। देखिए C1 की काफी बड़ी वर्टिब्रल फोरामेन होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इससे इधर ही से तो एंटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड इधर ही से एंटर होता है। इस वजह से ये जो रिंग लाइक हमारे पास एटलस है और वर्टिब्रल फोरामेन है, ये काफी बड़ा है इसमें। अब हमारे पास ये देखें, ये फेसेट्स हैं, ये आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स कहते हैं। ये एंटीरियर भी हमारे पास होते हैं, और उसके बाद अगर हम पोस्टीरियरली इसको देखें तो पोस्टीरियर भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब इसकी डिटेल में आपको पढ़ा देती हूँ। Atlas is the topmost vertebra and chief peculiarity of Atlas is it has no body, ring-like, and it consists of anterior and posterior arches and two lateral masses. Two lateral masses हैं और anterior arch है
और पोस्टीरियर आर्च है, ये आपका एंटीरियर आर्च बनेगा, ये आपका पोस्टीरियर आर्च बनेगा। इसी तरह अगर आप एक्सिस देखें, एक्सिस देखें, एक तो डेंस प्रोसेस है, C2 वर्टेब्रा है, डेंस है, ये दो इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स है, कनकेव है, साइड टू साइड, इस बातों को छोड़ दें। आपने जो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है वो ओडोंटॉइड प्रोसेस से करनी होती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर ले तो एग्जामिनर आपसे आगे पूछता भी नहीं है। तो ये आपकी जो डेंस प्रोसेस है, और इसमें भी आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स लगी हुई है, ये देखें, ये और लेटरली देखें, ये देखें, ये यही आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स। अगर आप इसको पोस्टीरियरली या इंफीरियरली देखें, इसको नीचे से देखें, तो इधर भी ये पोस्टीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स लगी हो। ये आपका हो गया एटलस और एक्सिस। अब एटलस और एक्सिस के आगे मैं आपको फर्दर डायग्राम दिखा देती हूँ। अगर ये देखें, एक आपको ओरिजिनल दिखाई हुई है और एक आपको ड्रॉ करके दिखाई है। तसल्ली से ये आप डायग्राम्स देखें। पहले हम देख लेते हैं C1 एटलस। अब देखें C1 एटलस रिंग लाइक है, ये लेटरल मैसेज देखें, ये लेटरल मैसेज है, ये इनकी सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, ये देखें। अगर ओरिजिनल डायग्राम में देखें तो आपको इस तरह नजर आएंगे। जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम एक एक डिटेल दिखाते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल डायग्राम देखें, ओरिजिनली हम बोन्स देखते हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती समटाइम्स, हर एक स्ट्रक्चर विजिबल भी नहीं होता। ये हमारे पास अंदर लेटरल मैसेज है और ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं। अगर हम इंफीरियरली देखें तो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स होंगे, और ये पोस्टीरियरली देखें, पोस्टीरियर टुबरकल्स हैं, एंटीरियर टुबरकल। ये आपका हो गया है एटलस। अब हम देखते हैं C2 वर्टेब्रा। C2 वर्टेब्रा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बार बार मैं कहती हूँ, आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है C2 वर्टेब्रा। C2 वर्टेब्रा का डेंस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। अच्छा, तो ये जो है इतना उभरा हुआ है, और अगर हम साइड टू साइड देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने मोटा सा एक स्टिक सी लगा दी है। तो क्यों, वजह क्या है, किस वजह से ये वर्टेब्रा इतना C1 से क्यों डिफरेंट है? और C1 जो है इसको बिल्कुल ना बॉडी दे दी है, ना इसका कोई प्रोसेस है, इसको रिंग लाइक सादा सा बना दिया है। क्यों? रीजन क्या है इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होती है कि ये ओडोंटॉइड प्रोसेस के ऊपर आके C1 वर्टेब्रा लगता है, और जब मूवमेंट होती है हेड की तो ये इस तरह की ओडोंटॉइड प्रोसेस, और इसके ऊपर लिगामेंट्स आके अटैच होते हैं, और लिगामेंट्स जो है इसको होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन पे, और वो आपकी साइड टू साइड मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये आप अगर C1 वर्टेब्रा की क्या अटैचमेंट होती है कि C1 वर्टेब्रा आके C2 वर्टेब्रा पे लगता है, और जो C1 वर्टेब्रा का जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो जाके आर्टिकुलेशन किससे करेगा? सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ C2 वर्टेब्रा। इस तरह आर्टिकुलेशन हो गई। और दूसरा ये है कि ओडोंटॉइड प्रोसेस जो कि डेंस प्रोसेस है, ये उसको C1 वर्टेब्रा के अंदर ये फिट हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो C1 वर्टेब्रा है, जिसका ये एंटीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स है, ये एंटीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं? अरे भाई, ये भी तो आर्टिकुलेट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ वर्टेब्रास आर्टिकुलेट कर रहे हैं और C1 वर्टेब्रा कहेगा कि जी मैंने आर्टिकुलेट नहीं करना। ये हमारी जो बेस ऑफ द स्कल है, जिसमें हमने कॉन्डाइल्स पढ़े थे, ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल के फेसेट्स के साथ जाके आर्टिकुलेट कर लेगा। अब आगे देख लेते हैं, ये और फर्दर है, ये आगे आगे इसकी और डिटेल दी है। अगर आप वर्टेब्रल फोरामन देखें एंड C1 वर्टेब्रा का, और वर्टेब्रल फोरामन देखें आपका C2 वर्टेब्रा का, तो इधर ही डिफरेंस हो जाता है कि C1 का कितना बड़ा है, क्योंकि वहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, निकलता है। और इस सारा वर्टेब्रा मैं आपको पहले से ही लेक्चर में करा चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतना जरूरत है इसकी। अब जो हमारे पास जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट। ऑक्सिपिट आपको पता है स्कल के रीजन, और एटलस एटलांटो, तो इन दोनों को मिला के जब ये जॉइंट बनाते हैं, बोन और बोन मिलके जॉइंट बनाते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, तो इसे कहते हैं एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट।
आपसे पूछे कि एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट आर्टिकुलेशन बिटवीन द, तो आप कहेंगे कि जी C1 वर्टेब्रा जो कि हमारे पास एटलस है, और ऑक्सीपिटल बोन के जो आपके कॉन्डाइल्स होते हैं उसके साथ जाके ये आर्टिकुलेशन होती है। ये देखिए, ये डायग्राम आपकी ये आर्टिकुलेशन होती है। और इसी डायग्राम में अगर आप एक्सिस को देखें तो इसका डेंस प्रोसेस कैसे अंदर फिट हो रहा है। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कौन सा टाइप का जॉइंट है? ये साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, शैलो है, और ये जो है एज के साथ साथ ये डीपन होता जाता है। एज के साथ ऑब्वियसली हमारी जो है कैल्शियम की कंटेंट्स हमारे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हैं, हमारे जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके अंदर हमारी ऑसिफिकेशन वगैरह जो सारी भी हो चुकी थी, उसके बाद अब ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि किसी को हाथों में दर्द हो या हिप में दर्द हो या टांगों में दर्द हो, इवन सर दर्द के साथ भी कंप्लेन करते हैं। तो हम हमारे पास आते हैं एक एल्डरली पेशेंट, आपके पास एल्डरली पेशेंट आएंगे तो क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब जी हमारे सर में बहुत दर्द है, तो हम चुप करके जी जी आप 2 पैनाडोल खा लें या ये कर, नहीं, हम पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 3-4 चीजें देखते हैं कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसकी एज क्या है, एज क्या है, किस एज में किस कैटेगरी में फॉल करता है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, इसका ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, अच्छा हिस्ट्री नहीं, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, अच्छा यंग है तो चलो ठीक है, कभी कभी सर दर्द हो जाता है थकावट से, लेकिन हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री आपके पास है कि जी मुझे फ्रीक्वेंट हो रहा है, मुझे इस तरह पेन हो रही है, अच्छा आपकी पेन हो रही है, एज रिलेटेड 45-50 प्लस है, तो एरोजन हो सकती है, एरोजन से ये हो सकता है कि आपकी जब और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होती है तो इससे क्या होता है कि आपकी बोन्स खुदरी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, खुदरी होनी शुरू हो जाती है, आपकी वो पोरस से होनी शुरू हो जाती है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देती है आपकी नर्व और आर्टरीज पे समटाइम्स, और इस तरह ये भी रीजन होता है क्लिनिकली, आपकी ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी रीजन होता है कि आपको हेडेक हो, ठीक है, ये एक साथ है कि कम से कम कभी क्लिनिकल में आप जाएं तो आपको ये बात हो कि हमने असेस किस तरह करना होता है पेशेंट को। लिगामेंट्स क्या है, अब हम पढ़ेंगे लिगामेंट्स, जॉइंट्स पढ़ें, जॉइंट्स के लिए लिगामेंट्स भी जरूरी है क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं बोन्स को, अपनी पोजीशन में रखते हैं, अगर ये लिगामेंट्स नहीं होते, मसल्स वगैरह जो अपनी पोजीशन, अगर ये लिगामेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई बोन इधर अपने आप की मूवमेंट जा रही है, कोई इधर है, तो ये इनको एक पोजीशन पे रखते हैं, एक कनेक्ट करते हैं कि भाई आपने इस तरह इस एक्सिस और इस एब्स पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे इस तरह आपकी मूवमेंट्स होनी चाहिए, इसके आगे हम नहीं चाहते। ये एक अल्लाह ताला का एक खास निजाम है जिस तरह हमारे ये स्ट्रक्चर्स हमें होल्ड किया हुआ है। टू और फिर इन्हीं इन्हीं आर्टिकुलर हमारे पास कैप्सूल्स हैं, हमारे पास 2 कैप्सूल्स हैं, जेनेरिक कैप्सूल्स हैं हमारे पास, जो 2 कैप्सूल्स हैं जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के जो कैप्सूल्स है, एक पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन है, एक एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन है। पोस्टीरियर का आपको पता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है बताने की पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है, शुरू से पढ़े फर्स्ट ईयर से आपको पढ़ रहे हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या होती है कि एंटीरियर आर्च जो मैंने आपको बताया था, एंटीरियर आर्च से ये मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है और जाती है पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम क्या था, फोरामेन मैग्नम, अगर आपको ये बिल्कुल पता है कि आपके जो स्कल है, स्कल के अंदर जो नीचे जो इंफीरियरली इतना बड़ा फोरामेन होता है, इतना बड़ा सबसे बड़ा सुराख होता है, आप उसको देखते हैं सबसे पहले, हर बंदा भी आइडेंटिफाई करे, छोटा बच्चा भी चलते फिरते ना उसको पता चल जाएगा कि इतना बड़ा सुराख है, वो है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम से ही तो स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन मैग्नम से पास होता है, तो वहां पे जाके ये अटैच होता है क्योंकि इसको होल्ड करना है, अब इन्होंने इसको पोजीशन में रखना है। अब एटलांटो ऑक्सीपिटल क्या है, ये किस तरह एक्सटेंशन होती है, एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस से स्टार्ट होती है और एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम, यानी अगर देखें हम पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल और मेम्ब्रेन और एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, तो दोनों की एक्सटेंशंस कहां से हो रही, दोनों की एक्सटेंशंस हो रही हैं एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस से, और पोस्टीरियर वाले जाके पोस्टीरियर मैग्नम पे लगता है और एंटीरियर वाला जाके एंटीरियर मैग्नम पे लगता है, पोस्टीरियर आर्च, ये देखें ये पोस्टीरियर आर्च है और ये एंटीरियर आर्च है, एंटीरियर आर्च से जब मेम्ब्रेन निकलती है वो जाके कहाँ पे लगेगी, फोरामेन मैग्नम के पोस्टीरियर पे, और जो पोस्टीरियर आर्च से निकलती है वो कहाँ पे जाके लगी, एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम पे लगी, ये आपकी
क्या हो गई हैं, लिगामेंट्स हो गई हैं। अब है सेकेंडरी लिगामेंट। सेकेंडरी लिगामेंट, ये जब सेकेंडरी, ये लिगामेंट्स मैंने आपको लिगामेंटम फ्लेवम, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये जो मैंने आपको लंबर वर्टिब्रास कराए थे क्लास में भी कराए थे मैंने आपको लंबर वर्टिब्रास, और डीएच में भी कराए थे। याद है आपको कुछ क्लास? और लाइबा आप कह रही थी कि आपने कॉपी पेस्ट स्टूडेंट नहीं किया और फला है मैडम हमें नंबर दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सारा कॉपी पेस्ट है, और एक स्टूडेंट है आप में से, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी, तो उसने तो पता नहीं मैमल्स का जिक्र कर लिया। इतना आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया कि आप लोगों को पढ़ने की जहमत ही भी नहीं हुई। शेम ऑन यू। फिर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के नंबर कम आते हैं। लाइबा, तायरा देखो लाइबा प्रेजेंट है। मैम लाइबा नहीं आई आज। अच्छा ठीक है। सेकेंडरी लिगामेंट्स, अब हम सेकेंडरी लिगामेंट्स में, अब लिगामेंट्स हमने पढ़े, और ये जो दो वर्टिब्रास, जो हमारे पास वर्टिब्रास है, सर्वाइकल है, चाहे हम लंबर पढ़े, चाहे इसके इसके मैंने आप लोगों को वो भी पढ़ा दिया था, डिस्क भी पढ़ा दी थी सारी, और डिस्क की प्रोलैप्स भी मैंने पढ़ा दी थी, और डिस्क की मैंने टाइप भी बता दी थी कि किस तरह टाइप के प्रोलैप्स होते हैं, वो भी मैं नहीं पढ़ाऊंगी। लिगामेंटम फ्लेवा, लिगामेंटम फ्लेवा आप देखें तो ये कहाँ से ये ज्वाइन करता है, ज्वाइन लेमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रल आर्चेस। अब इंटरस्पाइनस लिगामेंट expand to form the ligamentum nuchae which insert along the posterior foramen magnum and external occipital condyle। ये जाके इसी तरह इंसर्ट होते हैं और जाके पोस्टीरियर फोरामेन मैग्नम और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अब ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास है वर्टिब्रास, ठीक है, और ये किस तरह अटैच है, ये बीच में क्या है, डिस्क है, ये क्या है, लिगामेंट्स है। ये देखें सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, ये सारे लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, ये लिगामेंटम फ्लेवम देखें, ये डायग्राम देखें, लिगामेंटम फ्लेवम, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस देखें, इंटरस्पाइनस लिगामेंट देखें, ये सारे क्या है, होल्ड करते हैं आपकी बोन को। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, कुछ ज्यादा में आगे चलिए, 1 मिनट। अब मूवमेंट्स हैं। अब ये जो है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स की मूवमेंट्स है। जिस तरह मैं आपको कहती हूँ कि मैडम आप लोगों ने पढ़ा है, आज हम नहीं पढ़ते, तो आप कितना हेड मजे से आप नोट करते हो, यू स्टार्ट लोडिंग योर हेड, ठीक है। आप टिल्ट करते हो, लेटरल फ्लेक्शन, या तो एक साइड को करो या तो दूसरी साइड, ये देखिए, ये लेटरल फ्लेक्शन हो गए। और ये आपकी हेड फ्लेक्शन हुई, और ये हेड एक्सटेंशन हुई, कि आप कहते हो यस तो हेड फ्लेक्शन, यस नो करते हो तो ये आपकी लेटरल फ्लेक्शन, नोडिंग एक तरह नहीं, लेटरल फ्लेक्शन होती है। और हेड एक्सटेंशन, जब हम कहते हैं जी पंखी की तरफ देखो, हिचकी वगैरह लग जाए, गले में कुछ फंस जाए, तो हम क्या कहते हैं, जी ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। तो क्या ये हमारे पास वर्टिब्रास नहीं होते, तो फिर मैं देख लेती कि आप लोग कैसे ऊपर और दाएं बाएं देखते हो। आप किस एक्सिस पे रोटेट करते हैं, ये देखें, ये रोटेशंस है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक दफा देख लें, इसकी जरूरत नहीं है कि आप लोग ये याद रखें। चलें, मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। अब हम मसल्स पे आ जाते हैं। लिगामेंट्स हमने पढ़ लिए, जॉइंट्स बता दिए किस तरह है, सेकेंडरी लिगामेंट भी बता दिए। अब हम मसल्स करेंगे। मसल्स मसल्स नहीं हो तो क्या होगा, मसल्स नहीं हो तो बॉडी काम ही नहीं करती, एक हड्डियों का एक ढांचा ही पड़ा रहेगा एक साइड पे, और कुछ नहीं। तो मसल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसल्स जो है मूवमेंट में किस तरह हेल्प करते हैं, अगर आप ये डायग्राम देखो, रेक्टस कैपिटस देखो, लॉन्गस कैपिटस देखो, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड
और ट्रेपेजियस पोस्टीरियर ट्रायंगल में कितने इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंशिएट करते हैं, बनाते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल। इसकी वजह से हम एक रफली पोस्टीरियर ट्रायंगल बनाते हैं। ये डिवीजन में भी हेल्प करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय एक्शन ऑफ। अब फ्लेक्शन किस तरह प्रोड्यूस होती है? ये जो हम यस यस कर रहे होते हैं और नीचे की तरफ हेड लेके आ रहे होते हैं, जमीन की तरफ देख रहे होते हैं, तो भाई कौन सा मसल है? एमी खामखा हमारी गर्दन नीचे देखना शुरू हो जाती है। भाई मसल्स हैं, मसल्स, और ये इंपॉर्टेंट मसल्स जो हैं वो है लोंगाई कैपिटस, रेक्टस कैपिटस, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के एंटीरियर फाइबर्स। ये ये जो है ये हेल्प आउट करते हैं फ्लेक्शंस, फ्लेक्शन में जो इसकी प्रोड्यूस होती है। एक्सटेंशन क्या होती है? हम कहते हैं भाई ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, छत की तरफ देखो, तो हम अपनी मुंडी, अपनी गर्दन को यूं पीछे की तरफ ले आते हैं। तो किस वजह से होता है? इतना इजी कैसे होता है? कभी तो गौर करो इन चीजों पे जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, मेजर एंड माइनर, oblique capitis superior, semispinalis capitis, splenius capitis, longissimus capitis, sternocleidomastoides, sternocleidomastoid, trapezius, ये सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर देखें बैक के मसल्स मैंने आपको कराए, मसल्स ऑफ बैक, जब मैं वर्टिब्रास, ये मैंने सारे मसल्स आपको कराए थे सईद साहब, फैसल, ठीक है, थैंक यू हर्षा, ये मैंने आपको कराए हैं, ठीक है सही। चले, मसल्स हेल्प इन मूवमेंट, डीप मसल्स नेक एंड अपर बैक के जो के अब और फर्दर हेल्प करते हैं, वो कौन से? The rectile lateralis are concerned in the lateral movements assisted by the, अब lateral movement साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, डायग्राम दोबारा देख रहे हैं, ये देख। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें कैसे मसल होगा? ट्रेपेजियस, प्लेनस कैपिटस, सेमीस्पाइनलिस कैपिटस, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये सारे, ये फिर एक साइड पे एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ये आपका था एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट था। एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट में क्या था बताओ? मैंने क्या पढ़ाया? रोल नंबर 79, रोल नंबर 79। टायरा में जिसके नाम ले रही हूँ उसको एब्सेंट करो अगर नहीं आएगा। अच्छा मेमूना बताओ क्या समझ आई है एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट से? हम्म, क्लियर हो गया मेमूना? कुछ समझ आई है मेमूना? ठीक है, शाबाश, ओके ओके, ठीक है, गुड गुड गुड। चले अब हम इसके क्लिनिकल्स पे आ जाते हैं। क्लिनिकल्स में आपको साथ साथ जरूर कराती हूँ, थोड़ा ही सभी हो, छोटे 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 मैं जल्दी जल्दी इसके करा देती हूँ। क्लिनिकल एस्पेक्ट, ये मैं सारा आपको, जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सारा बता दिया था क्लिनिकल्स का क्या है। हेडेक, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बात की थी हेडेक की। हम्म, हेडेक की क्या बात की? हेडेक्स की मैंने ये बात की थी कि डिफरेंट सोर्सेज से अराइज होते हैं। ठीक है, डिस्फंक्शनल मसल्स भी को अगर टीयर हो लेगमेंट में, ठीक है, मिसअलाइनमेंट्स हो जाए वर्टिब्रल बॉडीज की, नहीं सही तरीके से पड़े हो, सर्वाइकल फैसेट की डीजनरेटिव चेंजेस, डीजनरेटिव चेंजेस कब आती हैं आप में? रोल नंबर 18, आपकी डीजनरेटिव चेंजेस कब आनी शुरू हो जाती है? मोस्टली जो कॉमन है, जो हमारे पास हम सब में डीजनरेटिव चेंजेस आती है। ठीक है,
हेडेक्स कैन अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये उनको बताया कि ये इन वजह से ये हेडेक्स हो सकती हैं। Joint between the two structure is susceptible to traumatic injury and degeneration. Excessive flexion, आप अपने मुंडी को वो नीचे करें कि बस मैं तो इस जमीन की पता नहीं किधर मैंने इसको फ्लेक्स करनी है, तो फिर रप्चर हो सकता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। और ये ज्यादा रप्चर वगैरह इस वक्त होते हैं जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, कोई पुट्ठी एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हो, पता नहीं हो बस जी वेट कम करना है तो चलो जी आप वो मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज, इस वजह से कहते हैं कि आपने अगर एक्सरसाइज वगैरह या इंस्ट्रक्टर वगैरह को फॉलो करना है तो प्रॉपर कीजिए। ये नहीं कि यूट्यूब पे जी आपने देखा तो कोई मुंडी इधर घुमाई और जी जब चलो रप्चर हो जाए बड़ा मसला हो जाता है। posterior atlanto-occipital membrane ossification cause migraine headache due to compression of heart। ये जो है ये आपका एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट मैंने पढ़ा दिया है। यू हैव 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट है, एक दफा अपने माइंड में सारी चीजें रखो, अपने पास एटलस खोलो और केएलएम खोलो। एटलस और केएलएम या ये जो भी नेटर है आपकी, केएलएम खोलो। यू हैव 1 मिनट, आप रिवाइज करो, अब इसके जहन में ये क्वेश्चंस को वाइंड अप करो। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। हाँ जी, हो गया रिवाइज? रिवाइज हो गया? दोबारा रिपीट कर दूं क्लास? चलो आखिर में रिपीट कर देती हूँ, जब पूरा मैं पढ़ा लूं दोनों जॉइंट्स तो फिर उसके बाद मैं आपको करा देती हूँ। कुछ समझ आई इस पॉइंट तक? कुछ क्लियर हुआ? बेचारी लाइबा होती थी तो जवाब दे देती थी, तुम लोगों की तो वो सिफारिशात ही करती रहती है। मैम लाइबा आ गई है। हाँ जी, अच्छा इसका शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, कुछ समझ आई है? अच्छा चले भी हम आगे चलते हैं। अपने साथ एटलस वगैरह खोल के रखो। अच्छा ठीक है ठीक है, अपने साथ एटलस वगैरह खोल के रखो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। एटलस और या केएलएम दोनों, बल्कि दोनों। चल, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। अब एटलांटो एक्सियल जॉइंट क्या है कि C1 वर्टेब्रा की आर्टिकुलेशन C2 वर्टेब्रा से हो, तो इससे इसका नाम है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। चलिए देखते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये C1 वर्टेब्रा की आर्टिकुलेशन C2 से हो, और C2 का मैंने बता दिया था कि डेंस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
The joint found between the atlas and axis in the upper part of neck, synovial in nature है. And atlanto-axial joint is of complicated nature and consists of 3 distinct joints. एक तो dens के साथ हो. One is found between the dens of axis and anterior arch of atlas. Dens of axis and anterior arch of atlas. दूसरा, two are located between the lateral masses of first cervical vertebra and the superior articular facets of second cervical vertebra. ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स के साथ होगा, लेटरल मैसेज के साथ और आर्टिकुलर फेसेट्स के साथ. सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट का C1 के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ आर्टिकुलेशन होगा. ये इसकी. अब हम लिगामेंट्स पढ़ेंगे. लिगामेंट्स क्या है? मैंने आपको कहा था कि बोन टू बोन कनेक्ट करता है, स्टेबिलिटी देता है, होल्ड करके रखता है अपनी पोजीशन में. अब हमारे पास हैं 4 लिगामेंट्स: एपिकल लिगामेंट्स, एलर लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन देख लें, एलर लिगामेंट देखें. ये देखिए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. The following 4 ligaments stabilize these joints. Apical ligament. Apical ligaments connect the dens, जो dense process होगा, dense to the foramen magnum of occipital bone. जो foramen magnum है occipital bone का, इसके साथ इसको कनेक्ट करेगा. मैंने आपको कहा था अगर ये डायग्राम देखें तो ये अगर C1 है तो ये C2 है, तो यहाँ पे इसका डेंस निकला होता है और इसके ऊपर आके स्कल लगती है, तो फोरामेन मैग्नम. तो इस वजह से ये इसमें लिगामेंट्स फिर इनको कनेक्शन देते हैं. कनेक्ट्स द डेंस टू द फोरामेन मैग्नम ऑफ ऑक्सिपिटल बोन. एलर लिगामेंट्स. एलर लिगामेंट्स. एलर लिगामेंट्स क्या करते हैं? एलर लिगामेंट्स connect the dens to the lateral margins of foramen magnum. Connect the dens to the lateral margins of the foramen magnum. अब dens को किस तरह करेंगे? lateral margin of foramen magnum के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, पहले तो कहा एपिकल तो पूरा कहते कनेक्ट करते हैं foramen magnum. अब एलर लिगामेंट क्या है? ये एलर लिगामेंट कहते हैं लेटरल मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के साथ कनेक्ट करते हैं. ये देखिए. तो क्रूशिएट लिगामेंट क्या करता है? क्रूशिएट लिगामेंट ये बैंड्स ऑफ क्रूशिएट है सारे. अटैचेस द डेंस टू द एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस एंड बॉडी ऑफ द एक्सिस टू द फोरामेन मैग्नम ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या है? टेक्टोरियल membrane starts at the skull and becomes the posterior longitudinal ligament. फिर बन जाता है posterior longitudinal ligament. ये आपके ligaments हो गए. ये आप डायग्राम देखो किस तरह ligaments अटैच है. C1 देखो, C2 देखो. यहाँ से आपकी डेंस निकलती है और इसको होल्ड करने के लिए वो लिगामेंट्स वगैरह भी अटैच है. अब आर्टिकुलर कैप्सूल पे आ जाओ. स्लाइड नंबर 15. ओके.
ये इसमें हमने ये पढ़ा, स्लाइड नंबर 15, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो एटलस और एक्सिस के दरमियान जॉइंट बनता है जिसे कहते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ये साइनोवियल इन नेचर है। इसके अंदर हमारे पास तकरीबन तीन हमारे पास वो बनते हैं जॉइंट्स। सबसे पहले तो हमारे पास जो जॉइंट बनता है वो डेंस के साथ बनता है, ठीक है, डेंस ऑफ एक्सिस एंड द इंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस के तरह। फिर उसके बाद दो जो जॉइंट्स रह गए हैं तो वो हमारे पास एक सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट्स है और C1 का इंफीरियर आर्टिकुलर, ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं। तीसरा हमारे पास है लेटरल मैसेज ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा एंड सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट ऑफ द सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये करेंगे, ठीक है। अब समझ आ गई है, आगे चलो। Is it clear now? सहर जावेद, अब समझ आ गई है, आगे चलो। सहर, देखो सहर का नेट तो नहीं दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया? चले मैं फिर दोबारा रिवाइज करा दूं। अच्छा, अब है आर्टिकुलर कैप्सूल। अच्छा ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था तो अभी आपको समझ आ गई है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज भी कर दूंगी, दोबारा रिवाइज भी कर दूंगी, कोई मसला नहीं। अब आर्टिकुलर कैप्सूल देख ले। आर्टिकुलर कैप्सूल, the atlantoaxial articular capsules are thick, loose, and connect the margins of the lateral masses of the atlas with those of the posterior articular surface of the axis। यानी एटलस के जो लेटरल मार्जिन है इसके साथ ही कनेक्ट करते हैं किसको? आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एक्सिस। और ये स्ट्रेंथ करते हैं पोस्टीरियर और मीडियल पार्ट को बाय एक्सेसरी लिगामेंट्स। पोस्टीरियर और मीडियल पार्ट को किस तरह स्ट्रेंथनिंग देते हैं? बाय एक्सेसरी लिगामेंट्स के थ्रू ये स्ट्रेंथनिंग देते हैं। अब मूवमेंट्स देखते हैं। लेटरल मूवमेंट्स बिटवीन द एटलांटोएक्सियल जॉइंट, लेटरल मूवमेंट्स देखिए। अब हम लेटरल मूवमेंट्स देख रहे हैं एटलांटोएक्सियल जॉइंट्स। लेटरल मूवमेंट्स ऑफ लेटरल मूवमेंट्स हम देख रहे हैं। it is a synovial joint which allows only gliding. The opposed articular surfaces of the atlas and axis are not reciprocally curved but are flat. When therefore the upper facet glides forward on the lower, it also descends. The fibers of the articular capsules are relaxed in the vertical direction and will then permit the movement in an anterior posterior direction। ये इसकी मूवमेंट प्रिवेंट करेंगे। अब जो है मीडियल आर्टिकुलर जॉइंट की मूवमेंट्स किस तरह होंगी? मीडियल आर्टिकुलर जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स होंगी वो है, दिस जॉइंट अलाउज द रोटेशन ऑफ द एटलस। ये जॉइंट क्या करेगा? मीडियल आर्टिकुलर एटलांटोएक्सियल जॉइंट का एक तो रोटेशन करेगा एटलस की, एंड विद इट स्कल होगा, जाहिर बात है स्कल की होती है। एटलस थोड़ी, एटलस और एक्सिस आपके बाहर तो नहीं आ जाते, आपकी बेसिकली मूवमेंट तो कर होनी स्कल की होती है। अपॉन द एक्सिस दैट राउंड द डेंस, अच्छा ये पता है डेंस की वजह से। द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन बीइंग लिमिटेड बाय एलर लिगामेंट्स। जो एलर लिगामेंट्स बताए थे कि जो कि होल्ड रखते हैं
जो कि होल्ड लगते हैं उसको अपने पोजीशन में, तो इसकी वजह से ये एलर लिगामेंट्स की वजह से रोटेशन लिमिटेड होती है। ऐसे थोड़ी होता कि बंदा बिल्कुल, वो फिल्मों में नहीं होता, ड्रोनी फिल्मों में, कि आपकी मुंडी ऐसे खोपड़ी घूम के बिल्कुल पोस्टीरियर आ जाती है और वो एक चुड़ैल हंसना शुरू हो जाती है, फिर लोग भागना शुरू हो जाते हैं। इस तरह थोड़ी होता है। हम तो इतनी मूवमेंट कर सकते ना, हमारी तो नॉर्मली इतनी मूवमेंट है। अगर इस तरह का कोई आपकी क्लास का बच्चा हो या कोई भी हो, इस तरह की मूवमेंट आपको करके दिखा दे, तो आपकी तो वो दौड़े लग जाएंगी। तो ये एलर लिगामेंट प्रिवेंट करती है। अब ये देखें, ये हेड का रोटेशन बताया हुआ है। एंटीरियर एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एंटीरियर आर्च, ये इसका लेटरल व्यू में किस तरह फ्री मूवमेंट करेगी। ये बेटे बेसिकली ये हमारी एटलस है और ये हमारी एक्सिस है, और ये देखो ना डेंस, इसके अंदर ये आके फिट हो जाता है। जैसे ये इसकी रिंग है और आप इसके ऊपर डाल दो, जितने हम मूवमेंट कर सकते हैं। चलें अभी आगे चलते हैं। ये देखें, अभी और आगे डायग्राम्स आगे, ये देखें C2 C1, और ये देखो डेंस है कि इसके ऊपर आके ये बड़ा होता है। तो ये डेंस प्रोसेस को किस तरह ये लिगामेंट जो है ये अटैच करता है, किस तरह से ये लिगामेंट इसको होल्ड रखते हैं अपनी पोजीशन पे, कि नहीं आपने यहाँ से नहीं हिलना, बस आपने इधर ही, इसकी रोटेशन होती है। ये रोटेशन देखो, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस होल्डिंग द डेंस, ये देखो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ स्कल, ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ पे जाके इसके साथ ऑक्सीपिटल बोन की आर्टिकुलेशन होगी। रोटेशन ऑफ एटलस एंड स्कल लाइंग अबव, ये वर्टिब्रल कनाल। अब मसल्स दैट हेल्प इन मूवमेंट, अब इसके कौन कौन से मसल्स हैं जो कि इसकी हेल्प करते हैं मूवमेंट्स में, ये देखें। The principal muscles by which these movements are produced are sternocleidomastoid muscles. हमें पता है कि वो यहाँ पे इस तरह लगा होगा, लेटरली वो मीडियली आएगा। Semispinalis muscle capitis of one side acting with the longest capitis, splanus longissimus, rectus capitis, oblique capitis, and superior and inferior of the other side. ये सारे वही करेंगे, ओब्लिक कैपिटस इंफीरियर, यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी यही मसल्स लग गया। ये मसल्स की मूवमेंट्स है। अब इनको, ये मैंने सारा करा चुकी थी, अब एक दफा फिर भी हम इनके देख लेते हैं मसल्स किस तरह जाके ये हेल्प आउट करते हैं। ओब्लिकस कैपिटस मसल, ओब्लिकस कैपिटस मसल इंफीरियर है एक, ओब्लिकस कैपिटस सुपीरियर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर। ये मैं आपको सारा दिखा चुकी हूं किसके अंदर, उस पे डायग्राम पे। अब इसकी ओरिजिन क्या है, ओब्लिकस, ओब्लिकस कह दो, क्या है जो भी प्रोनाउंसिएशन है बेटा देख लेना, ठीक है, देख लेना कि आप जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसकी ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से निकलता है ये, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ एक्सेस से, यानी C2 वर्टिब्रा से, उसके स्पाइनस प्रोसेस से निकलता है और जाके इंसर्ट होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस से, यानी C2 से निकला C1 पे लगा। तो अब इसका क्या काम है, ये क्या काम करता है, ये रोटेट करता है हेड टू द सेम साइड, सेम साइड की ये रोटेशन करता है हेड। फिर दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा है ओब्लिकस कैपिटस सुपीरियर।
ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस से निकलते हैं, यानी C1 से निकलता है और जाके ऑक्सीपिटल बोन अबो इंफीरियर नकल लाइंस पे जाके लग जाता है, यानी अभी अपनी सुपर पे चला गया। ऑक्सीपिटल बोन नकल लाइंस अगर मैंने आपको कल पढ़ाई थी और अगर आपको याद हो तो नकल लाइंस पे जाके ये अटैचमेंट हो जाता है और ये एक्सटेंड करता है हेड को, रोटेट करता है। एक तो एक्सटेंशन करता है हेड की, दूसरी बात ये है कि रोटेट करता है हेड की सेम साइड पे। फिर है रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ एक्सेस से आता है C2 वर्टिब्रा से और जाके इंफीरियर नकल लाइन पे चले जाके, यानी ये जाके स्कल पे जाके अटैच हो जाता है। ऑक्सीपिटल रीजन जो स्कल का, जो इसकी बेस है, बेसिकली बेसिलर एरिया, ऑक्सीपिटल रीजन की जो नकल लाइंस थी, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस जो पढ़ाई थी उसके साथ साथ नकल लाइंस उधर जाके अटैच हो जाएगा और ये एक्सटेंड करता है हेड को और रोटेट करता है सेम साइड। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ एटलस से स्टार्ट होता है और इंफीरियर नकल लाइन पे जाके इमीडिएटली अटैच होता है और एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड करता है हेड और एक्सटेंशन करता है हेड। ये आपकी थोड़ी सी मसल्स हो गए। अब है डीप मसल्स, मतलब डीप मसल्स हो गए, क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात आती है। क्लिनिकल एस्पेक्ट में देखिए क्या होता है, ये जो हमारा C2 वर्टिब्रा है, C2 वर्टिब्रा, और जिसका हमारे पास डेंस प्रोसेस है, ओडोंटॉइड प्रोसेस है। जब कोई बंदा यानी कोई बंदा खुदकुशी करे या उसको सजाए मौत हो जिसमें वो हैंगिंग करे, हैंग टिल डेथ की जब ऑर्डर होते हैं, जब इनको लटकाया जाता है तो क्या होता है कि जो आपका डेंस प्रोसेस होता है, ये डेंस प्रोसेस होता है, जब ये निकलते हैं तो पीछे की तरफ जाके आपकी सारी नर्व्स काट देते, ये बेसिकली डेंस प्रोसेस की तरफ से होता है। लेकिन डिफरेंट तरफ के फ्रैक्चर्स हैं वो हम पढ़ते हैं, इसलिए क्लिनिकल एस्पेक्ट में अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डेथ बाय जुडिशियल हैंगिंग may be due to rupture of transverse ligament of atlas and fracture of dens. As a result, the atlas is dislocated from axis and compresses the spinal cord with fatal outcome. जाहिर बात है जब डेंस फ्रैक्चर होगा पीछे की तरफ जाता है तो उस सबको ये जो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट ये नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड गई है वो सारी वेसल्स को नहीं नर्व्स को पूरी काट देता है। जब काट देते हैं खत्म, इससे ही खत्म हो जाता है। As a result, the atlas is dislocated from the axis and compresses the spinal cord with fatal outcome. Fractures of dens make up to 40%. 40% होते हैं. When transverse ligament of atlas ruptures, the dens is set free, resulting in atlantoaxial subluxation or incomplete dislocation of medial atlantoaxial joint. तो ये अब ruptures देखें, ये देखें, ये फ्रैक्चर हो सकता है इसका, ये टाइप 2 फ्रैक्चर है, ये टाइप 3 है। इसको आपने इतना डिटेल से नहीं करना, बस थोड़ा बहुत आपको हैंगिंग में पता होना चाहिए क्या होता है और कितना, इतना ज्यादा इसके फ्रैक्चर्स नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है इसके फ्रैक्चर्स करने की। Pathological softening of transverse and adjacent ligament usually result from the disorder of connective tissue, also called atlantoaxial subluxation. Down syndrome exhibit laxity or agenesis of the ligament. Dislocation owing to transverse ligament rupture or agenesis is more likely to cause spinal cord compression that result from the fracture of dens. एक दफा fracture of dens हो जाए उसके बाद जिंदा तो होता नहीं है। डॉक्टर ज़ारा का 1 बजे लेक्चर होगा, ठीक है, तो किसी ने भी नहीं जाना, ये नहीं कि आप लोग क्लास। और हाँ, फ्राइडे को स्टूडेंट्स लाइव पूरी क्लास को बता दो, फ्राइडे को मेरी क्लास होगी 12 से 1, ये ना हो कि 12 बजे सारे वो हो जाओ कि जी हमारी छुट्टी हो गई। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख लो। इन्फ्लेमेशन की मैंने बात कर ली थी कि समटाइम्स इन्फ्लेमेशन
in the craniovertebral area may produce softening of the ligaments of the craniovertebral joints. और इसके बाद क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाती है atlantoaxial joint. एलएल लिगामेंट किस तरह होल्ड रखता है, एलएल लिगामेंट आर वीकर देन द ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ atlas, और ये फिर जो कंबाइंड फ्लेक्शन हेड रोटेशन देता है, हो सकता है कि ये टियर आ जाए एलएल लिगामेंट में या दोनों लिगामेंट्स में टियर आ जाए, फिर ये बड़ी मुश्किल से आपकी फ्लेक्शन की किस्से हों. Although uncommon, atlantoaxial rotation may compress by C2 spinal nerve. This may follow prolonged severe headaches and excruciating cervico-occipital pain. जब cervico-occipital pain वगैरह होती है, तो जब ये compression हो रही होती है nerves की, बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, कंप्रेशन होती है, सर में दर्द, तो क्या होता है कि बहुत अच्छे जो आपके न्यूरोसर्जन्स होते हैं, न्यूरोसर्जन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो असेसमेंट होनी चाहिए सीटी स्कैन एमआरआई पे कि भाई क्यों इतना हेडेक है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं, हेडेक. तो जब हेडेक के साथ ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो आपने एक तो उनका एक्सरे जरूर करवाना है सर्वाइकल्स का. कभी कभार ये होता है ना, ये जो आपकी इरोजन हो रही होती है, तो ये इस वजह से, फिर उसके बाद अगर ज्यादा पेशेंट वो हो तो आपने फिर एमआरआई वगैरह कराना होता है. फिर उसमें नर्व्स देखनी होती है, कोई नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही, बड़ी खतरनाक बात हो जाती है अगर कोई नर्व कंप्रेशन हो रही है. नर्व कंप्रेशन हो रही थी, अगर आपको लगे कि ये तो नर्व बिल्कुल इसके खत्म हो जाएगी, तो फिर आप क्या, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं सर्जरी कीजिए. लेकिन सर्जरी भी कोई ऐसे नहीं, आप जो आपके न्यूरोसर्जन होते हैं, जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वही आपकी सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इतना सेंसिटिव एरिया है, इतना सेंसिटिव एरिया है कि आपकी सोच है कि यहाँ से तो सारी नर्व्स वगैरह गुजरती हैं, सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं, तो बड़ी बड़ी आपने एहतियात से ये सर्जरी करनी होती है. और इसमें ये भी आपसे कंसेंट लिया जाता है कि अगर कोई मसला हो गया तो दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. अब एग्जाम्पल देखो ना, स्पाइनल नर्व कंप्रेशन की. हर्निएशन डिस्क तो मैंने सारी बता दी, ये आपकी नर्व है, ये थिकन्ड लिगामेंट फ्लेवम, ये नर्व कंप्रेस हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये बोन स्पर्स है, ये फेसिट्स है. किस तरह ये नर्व कंप्रेस होती है बेचारी. अब ब्लड सप्लाई और इनर्वेशन. अब इनर्वेशन क्या है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था. C2, इनके जो जॉइंट्स हैं, इनको सप्लाई कौन करेगा, C1 और C2 नर्व्स. ठीक है. और ब्लड सप्लाई क्या है, ये देखें कितनी क्यूट सी आर्टरी गई हुई है, ये दोनों को, ये देखें कितनी मजे की पिक्चर है, वो जाके किसके साथ मिल रही है, आयोटा के कौन से उसके साथ मिल रही है, सब आपको पता होगा. आयोटा बाइफरकेट कर रहा है. नो ब्लड सप्लाई, वेरी डिपेंडेंट नंबर. अच्छा, फिजियोलॉजिकल फॉर रिस्टोरेशन, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्लड ड्रेन, passes through the cervical vertebra and may supply these areas. इन सप्लाई को करें. अब ये हेड मूवमेंट्स देख लो, ये डिफरेंट हेड मूवमेंट्स हैं जो कि इन जॉइंट्स की वजह से हो सकती है. आप किस तरह किस एंगल में ये हेड मूवमेंट, अपनी हेड रोटेशन कर सकते हो, तसल्ली से देख लो. चले अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के जहन में क्या होता है. बरसा क्या होता है, बरसा फ्लूइड फिल्ड सैक दैट हेल्प्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन ना हो, रगड़ नहीं हो, तो फिर क्या होता है, बोन्स अपने आराम से अपने पड़े होते, कोई पेन वगैरह नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. लिगामेंटम फ्लेवम एंड craniovertebral region has less elastic fibers and more collagen fibers for providing greater stability and called posterior atlantoaxial and atlanto-occipital membranes. Posterior longitudinal ligaments become tectorial ligaments in the craniovertebral region and much broader and stronger. The atlanto-longitudinal ligaments become anterior atlanto-occipital membrane and the anterior atlanto-occipital in the craniovertebral. ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आपको आते भी हो. ये देखें, ये कर्व होती है, ये तो आपकी फिर लंबर पे इस तरह की कर्व. ये सिर्फ एक डायग्राम है, ये C1 वगैरह की नहीं है अभी,
ये सिर्फ मैंने एक रैंडम एक डायग्राम को शो किया कि किस तरह ये पड़ी हो। आई होप क्लास आपको समझ आ गई होगी। रिवाइज करा देती हूँ, कर दूं रिवाइज कि नहीं? ठीक है, रिवाइज कर दूं क्लास? क्या तुम लोग सो रहे होते हो? बेटा तुम लोगों का रिजल्ट मैं तुम लोगों को जो जो जिसने चीटिंग की है ना, मैंने तो उनके उस पर किया हुआ है, और फिर मैंने बताना भी शुरू कर दिया जो तुम लोगों का इस तरह नॉन सीरियस एटीट्यूड था। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स, ठीक है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स के साथ किधर गया वो? एटलस एंड एक्सिस एनाटॉमी देख लें दोनों की, कि एटलस जो है C1 है, एक्सिस जो है C2 है। एटलस जो है C1 का रिंग है, रिंग शेप है, इसमें कोई बॉडी नहीं होती है। जो एक्सिस है जो कि C2 वर्टिब्रा है, इसकी ओडोंटॉइड प्रोसेस है। ओडोंटॉइड प्रोसेस से ही डिफरेंशिएट किया जाता है, और सारी डिटेल आप बाद में पढ़ लो, लेकिन मैं इसकी जो बात मेन कर रही हूँ वो है ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस, और मैं आपको सारा करा चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं बार बार आपको जोर दे रही हूँ ओडोंटॉइड प्रोसेस पे, और C1 का रिंग पे, रिंग शेप पे। फिर आ जाओ डेफिनेशन पे, कि अब जो है ये जॉइंट जो पहला बनाता है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट क्या है? एटलस और ऑक्सीपिट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक जॉइंट बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारी हेड की मूवमेंट पॉसिबल होती है। ये जो एटलस और एक्सिस है, ये इनकी वजह से, और ये जो ऑक्सीपिट है, ये तीन मिलके हमारी फिर मूवमेंट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये रोल प्ले करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। लिगामेंट्स देखें, लिगामेंट्स हमारे पास जो कि कनेक्ट करते हैं, दो हैं। आर्टिकुलर कैप्सूल है हमारे पास, पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन है, और एंटीरियर एटलांटो। और ये दोनों जो पोस्टीरियर एटलांटो, ये एक्सटेंड करते हैं दोनों एंटीरियर आर्च से, और एक जाके पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम पे लगता है, और दूसरा जाके एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम पे लगता है, ताकि जरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। ये देखें, अब ये मूवमेंट्स देख लें, किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। हेड नोडिंग, ये सारी मूवमेंट्स देखें। अब मसल्स जो कि हेल्प करती है मूवमेंट्स में, कौन कौन सी मसल्स हैं वो, ये नाम देखें। फ्लेक्शन किस तरह प्रोड्यूस होती है? लॉन्गस कैपिटस है, रेक्टस कैपिटस है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड है। एक्सटेंशन किस तरह है? रेक्टस कैपिटस है, माइनर और ओब्लिक कैपिटस मसल्स हैं। ये सारे आपने, ये इसके मसल्स हैं, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें, डायग्राम से ही आपको समझ आएगा। जो मैं साथ साथ आपको मसल्स मूवमेंट्स, ये आपकी सारी नेटर में, नेटर खोल के बैठा करो मेरे सामने। ये देख लो, जब ये साइड टू साइड मूवमेंट होती है हेड की। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखो, क्लिनिकल में कितना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार हेडेक के साथ किस तरह प्रेजेंटेशन होती है। फिर एटलांटो एक्सियल जॉइंट पे आ जाओ, ये देखो, the joint formed between the atlas and axis in the upper part of the neck। ये रिवीजन है बेटा, तो इसलिए मैं आगे डिटेल से तो मैंने सारा बता दिया आपको। साइनोवियल नेचर में है, किस तरह की ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट, किस तरह की तीन किस्म की जॉइंट बनाते हैं, कि एक तो आपके लेटरल मैसेज के साथ बनाते हैं, एक ओडोंटॉइड प्रोसेस में भी बनाते हैं, आपके दूसरे ये फेसिट्स के साथ हो जाते हैं। फिर इनके लिगामेंट्स देख लो, लिगामेंट्स देखो, एपिकल लिगामेंट, एलर लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये सारी, ये एटलस है, ये एक्सिस है, ये हमारा ऑक्सीपिटल है, ठीक है, ये हेड की वो स्कल की। अब जो है एपिकल किस तरह कनेक्ट करता है फोरामेन मैग्नम को, एलर किस तरह कनेक्ट करता है फोरामेन मैग्नम के साथ, क्रूशिएट लिगामेंट क्या करता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक दफा पढ़ लो।
बस आपकी क्लास एंड होने वाली है इसलिए है, बस रिवीजन करा रही हूँ। आर्टिकुलर कैप्सूल्स देख लो। इसकी मूवमेंट्स किस तरह होती हैं? चलें, आपकी क्लास ओवर हो गई है। इंशाल्लाह फ्राइडे को मेरी क्लास है 12 से 1, तो आगे उसमें हम पढ़ेंगे पैरानेसल साइनसेस। थैंक यू।